नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और आज चमोली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जो आज चमोली दौरे पर रहेंगे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गोपेश्वर में जनता से सीधा संवाद करेंगे। जन जन की सरकार, जनता के द्वार कार्यक्रम, विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। ऐसे में ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां जन जन की सरकार, जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। काफी संख्या में इस कार्यक्रम में लोगों की भीड़ जुटने की आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले तमाम तैयारियां कर ली गई कि प्रशासन अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां आज मुख्यमंत्री का आगमन है और बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा मुख्यमंत्री का बताया जा रहा है। जो आज इस विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने भी पहले स्थिति का जायजा ले लिया है, निरीक्षण कर लिया है ताकि किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो। इसके साथ ही काफी संख्या में लोगों के जुटने की भी यहाँ पर अंदेशा जताया जा रहा है। मुख्यमंत्री के आने से पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। तो चमोली दौरा मुख्यमंत्री का ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है जहां 71.33 लाख मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। 19 लाख मतदाताओं को मिलेगा नोटिस। फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 71 लाख वोटरों के नाम पुरुषों के मुकाबले 4% कम महिला वोटर। 19 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में गड़बड़ी है। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। प्रदेश में अब 71,33,785 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार 14 जुलाई से 13 अगस्त तक मतदाता फॉर्म 6, 7 और 8 के जरिए दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। और इस बार मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 12,543 हो गई है। करीब 19 लाख मतदाताओं की प्रविष्टियों में विसंगतियां मिलने पर नोटिस जारी किए जाएंगे और नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। 19 लाख मतदाताओं को नोटिस मिलेगा। फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य होगा। उत्तराखंड की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। 71,33,000 मतदाता सूची में शामिल हैं। 19 लाख मतदाताओं को नोटिस मिलेगा। इसके साथ ही फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र भी अनिवार्य होगा। नए मतदाता पंजीकरण के फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य होगा। करीब 19 लाख मतदाताओं को यहां पर नोटिस मिला है। 71,33,000 मतदाता सूची में शामिल हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां आपको बताते चले, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार 14 जुलाई से 13 अगस्त तक मतदाता फॉर्म 6, 7 और 8 के जरिए दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इस बार मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 12,543 हो गई है। और एक और बड़ी खबर, जहां सीएम धामी का कल चमोली दौरा है। जन जन की सरकार, जनता के द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली दौरे पर रहेंगे। जन जन की सरकार, जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री गोपेश्वर के पुलिस मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। कार्यक्रम स्थल पर मंच, बैठक व्यवस्था और अन्य जरूरी इंतजाम अंतिम चरण में है। और देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां चमोली दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। तमाम जो इंतजाम किए जाते हैं वो कर दिए गए हैं। काफी संख्या में भीड़ जुटने की भी आशंका है और ऐसे में कई महत्वपूर्ण चीजों का भी यहाँ व्यवस्था कर दी गई है। स्वास्थ्य से संबंधित या फिर पेयजल व्यवस्था, तमाम सुविधाओं का यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।
हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विकासखंड स्थित मालाग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने सघन पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित उत्तराखंड का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने श्री धन्वंतरी धाम हर्बल वर्ल्ड हिमालय का भ्रमण कर दुर्लभ औषधीय पौधों, अनुसंधान गतिविधियों और आयुर्वेद आधारित नवाचारों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जैव विविधता और हिमालयी औषधीय वनस्पतियां राज्य की अमूल्य धरोहर हैं। इनके संरक्षण से पर्यावरण सुरक्षा के साथ हर्बल पर्यटन, आयुर्वेदिक शोध और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां स्थानीय युवाओं के लिए जल्द ही रोजगार के नए अवसर मिलने वाले हैं। इस बीच आपको बताते चले, उत्तराखंड की जैव विविधता और हिमालयी औषधीय वनस्पतियां राज्य की अमूल्य धरोहर है। बड़ा बयान। हरेला पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया है। मालाग्राम में हरित उत्तराखंड का संदेश देते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आए। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने धन्वंतरी धाम हर्बल वर्ल्ड हिमालय का भ्रमण कर दुर्लभ औषधीय पौधों, अनुसंधान गतिविधियों और आयुर्वेदिक आधारित नवाचारों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जैव विविधता और हिमालय औषधीय वनस्पतियां राज्य की अमूल्य धरोहर है। और देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने शहरी विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी शहरी निकायों को स्वच्छ, सुरक्षित, जलवायु अनुकूल और आत्मनिर्भर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वैज्ञानिक कचरा प्रसंस्करण और शोध पर 100% कचरा पृथक्करण सुनिश्चित करने के साथ पुराने डंप साइटों के सुधार कार्य में तेजी लाने को कहा। मुख्य सचिव ने पेयजल गुणवत्ता की निगरानी के लिए जल स्रोतों और पाइपलाइन के अंतिम छोर तक वाटर क्वालिटी सेंसर लगाने, इसके साथ ही डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के निर्देश दिए और साथ ही अधिकारियों के लिए देश विदेश के बेहतर शहरों का एक्सपोजर विजिट कराने पर भी जोर दिया। तो सभी शहरों में 100% कचरा सेपरेट करने के निर्देश दिए गए हैं। डंप साइट सुधार कार्य में तेजी लाने के आदेश जारी किए गए हैं। शहरी निकायों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। और तस्वीर आप तक साझा करें, पेयजल गुणवत्ता जांच के लिए सेंसर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी शहरों में 100% कचरा सेपरेट के निर्देश दिए गए हैं। डंप साइट सुधार कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक की गई, जहां पर शहरी निकायों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को इसके लिए तमाम दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही साथ सभी शहरों में 100% कचरा सेपरेट करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, मुख्य सचिव ने पेयजल गुणवत्ता की निगरानी के लिए जल स्रोतों और पाइपलाइन के अंतिम छोर तक वाटर क्वालिटी सेंसर लगाने तथा डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साथ अधिकारियों के लिए देश विदेश के बेहतर शहरों का एक्सपोजर विजिट कराने पर जोर दिया गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक आयोजित की गई, जहां पेयजल गुणवत्ता जांच के लिए सेंसर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी शहरों में 100% कचरा सेपरेट करने के निर्देश दिए गए हैं। डंप साइट सुधार कार्य में भी तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं। तो शहरी निकायों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। शहरी निकाय आत्मनिर्भर बने और ऐसे में तमाम जो विकास के कार्य हैं वो लगातार होते रहे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में पर्यटन विभाग की समीक्षा कर अधिकारियों को 5 वर्षों का स्पष्ट रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, इसलिए प्रचार प्रसार, पर्यटन सर्किट और नए डेस्टिनेशन और आधारभूत सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्य सचिव ने नीति एक्सट्रीम, अल्ट्रा रन आदि, कैलाश मैराथन और विंटर कार्निवल जैसे आयोजनों को नियमित रूप से कराने, युवाओं को गाइड प्रशिक्षण देने और इसके साथ ही साथ ग्लैम्पिंग और वाइब्रेंट विलेज जैसी योजनाओं को बढ़ावा देकर पर्यटन और रोजगार के नए अवसर विकसित करने पर जोर दिया गया है। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां तमाम जो योजनाएं हैं वो लगातार बढ़ती रहे और इसके साथ ही साथ पर्यटन को भी यहां पर बढ़ाने की भी बात कही गई। मैराथन और विंटर कार्निवल जैसे आयोजनों को नियमित रूप से कराने के लिए युवाओं को यहां पर गाइड प्रशिक्षण दिया गया।
तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर तमाम आधारभूत सुविधाओं के विकास पर विशेष फोकस दिया जाए, ऐसी जानकारी दी गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, इसलिए प्रचार प्रसार, पर्यटन सर्किट, नए डेस्टिनेशन और आधारभूत सुविधाओं पर बात की जाए। और इसके साथ ही साथ प्रचार से पर्यटन को अब नई रफ्तार जरूर मिलती हुई नजर आएगी। पर्यटन के लिए 5 साल का रोड मैप बनेगा। नए पर्यटन स्थल विकसित करने के यहाँ निर्देश दिए गए। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बीकेटीसी उपाध्यक्ष का बड़ा बयान। बद्रीनाथ चोरी प्रकरण पर बोले विजय प्रवाड़, समिति ने तत्काल जांच शुरू की। बीकेटीसी का ये बड़ा बयान, जहां बीकेटीसी उपाध्यक्ष ने तमाम बातों का जिक्र किया। कहा कि दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, सीसीटीवी व्यवस्था होगी और मजबूत। कपरवाड़ दोषी के न्यायालय में पेश हो चुकी है। तो बीकेटीसी उपाध्यक्ष ने तमाम बातों का जिक्र किया। ये बड़ी जानकारी जहां बद्रीनाथ धाम में सामने आए चोरी प्रकरण पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष विजय कपरवाड़ ने कहा कि मामला सामने आते ही समिति ने तत्काल जांच शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद जांच समिति गठित की गई और सरकार ने एसआईटी बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी। ऐसे में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर चुकी है और आगे की कार्रवाई जारी है। विजय कपरवाड़ ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए मंदिर परिसर में आधुनिक सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। तो सुरक्षा को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है और इसके साथ ही इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए कई विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की दोबारा घटना ना हो। और इस बीच भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए मंदिर परिसर में आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, सीसीटीवी व्यवस्था होगी और मजबूत। इसके साथ ही तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आया। तो बद्रीनाथ चोरी मामले पर यह बड़ा बयान बीकेटीसी अध्यक्ष का, जहां उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इस बीच सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद जांच समिति गठित की गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने एसआईटी बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है और उसी रात मेरी अपने अध्यक्ष जी से वहाँ हमारे जो सीईओ हैं कार्याधिकारी, उनसे मेरी बात हुई और उन लोगों ने इस बात का संज्ञान लेते हुए तुरंत वहाँ पर एक कमेटी का गठन किया और कमेटी के गठन के बाद जो बिंदु उनके संज्ञान में आए, संबंधित जो लोग थे उनको चयन किया गया कि कौन कौन लोग उस गणना में थे और उसके बाद सरकार ने भी त्वरित एक एसआईटी का गठन किया। आज आप देख रहे होंगे कि पुलिस भी वहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई थी, तो पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है। और हरिद्वार में कांवड़ मेला 2026 की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने हाईटेक सीसीटीवी कंट्रोल रूम तैयार किया है। आज संचार विम्बी सचदेवा ने सीसीआर भवन पहुंचकर कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तकनीकी कमियां जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मेला क्षेत्र, प्रमुख कांवड़ मार्गों, पार्किंग स्थलों और संवेदनशील इलाकों सहित पूरे क्षेत्र में करीब 500 सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। कंट्रोल रूम में हर गतिविधि पर नजर रहेगी ताकि किसी भी संदिग्ध घटना या आपात स्थिति में पुलिस तत्काल कार्रवाई कर सके। तो कांवड़ मेले पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। हाईटेक कंट्रोल रूम भी इसके लिए तैयार किया गया है। और आपको बता दें, कांवड़ मेला 2 को लेकर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से वो की जा रही हैं। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कंट्रोल रूम की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी संदिग्ध या आपात
स्थिति में पुलिस को तत्काल सूचना दिया जा सके और पुलिस तत्काल कार्रवाई कर सके। सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। 500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। तो कावड़ मेले पर पुलिस की पैनी नजर इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मेला क्षेत्र प्रमुख कावड़ मार्ग, पार्किंग स्थलों और संवेदनशील इलाकों सहित पूरे क्षेत्र में करीब 500 सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर नजर रहेगी ताकि किसी भी संदिग्ध घटना या फिर आपात स्थिति में पुलिस तत्काल कार्रवाई कर सके। तो हर गतिविधियों पर 24 घंटे 500 सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह की कोई भी संदिग्ध या आपत्तिजनक स्थिति क्रिएट ना हो। कावड़ मेले को लेकर अब प्रशासन मुस्तैद होता हुआ नजर आ रहा है। हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है। हर गतिविधि पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। तो देखिए 500 सीसीटीवी कैमरों से ये निगरानी होगी। हमारा जो कंट्रोल रूम है इसमें पीटीजेड हर एक प्रकार के मिला के 301 कैमरों का फीड हमारे पुलिस के कैमरों का आता है जो कोर एरिया का है यहाँ पे हरिद्वार का। इसके अतिरिक्त जो देहात में हमारे रुड़की में, मंगलौर में, भगवानपुर में, लक्सर में अन्य कैमरे लगे हैं, उनका कंट्रोल रूम अलग है, वहाँ पे उनका फीड आता है। उनके नंबर्स यहाँ से कम है। इसके अतिरिक्त जो 301 कैमरे हैं, इसके अलावा जो हमारी बड़ी पार्किंग बनती हैं, जैसे कि सबसे बड़ी पार्किंग बैरागी होती है, अन्य पार्किंग भी हैं। और कावड़ मेला 2026 की तैयारियों को लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कावड़ मेला क्षेत्र का ग्राउंड जीरो निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को सभी कमियां तत्काल दूर करने और 25 जुलाई तक अधूरे कार्य हर हाल में पूरे करने के निर्देश दिए गए। लालजी वाला और राजी बेल वाला समेत प्रमुख कावड़ मार्गों का भी निरीक्षण किया गया। प्रशासन ने बताया कि कावड़ मेले के साथ कुंभ और नेशनल हाईवे से जुड़े कार्य भी तेजी से चल रहे हैं। श्रद्धालुओं से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है। तो श्रद्धालुओं के सहयोग की भी अपील की गई है। कावड़ मेले की तैयारियों पर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जहां डीएम एसएसपी ने ग्राउंड जीरो का निरीक्षण किया और पहुंचकर सारी स्थितियों का जायजा लेते नजर आए ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी कावड़ियों को न हो। श्रद्धालुओं से भी सहयोग की अपील की गई है और इसके साथ ही जो तैयारियां हैं वो लगातार होती हुई नजर आ रही हैं। कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन इस वक्त बेहद अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप साझा कर रहे हैं जहां पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिससे 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। कोई भी संदिग्ध गतिविधि करता हुआ पाया जाता है या फिर कोई भी संदिग्ध दिखता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। 500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, 24 घंटे निगरानी की जाएगी। 25 जुलाई तक सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि वो सहयोग करें, यानी श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की गई है। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां डीएम और एसएसपी कामों का और तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर और इसके साथ ही श्रद्धालुओं से भी सहयोग की अपील की गई है। तो कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। ये जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा इसमें जितने जिला स्तरीय अधिकारी हैं जो जिम्मेदार हैं और ऐसे विभाग जिनका कि कावड़ में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है तो उनके जिम्मेदार अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया है, जिसमें कि भूपतवाला, लालजी वाला, रोड़ी, बेलवाला और 4.2 और कावड़ पटरी, इनका आज निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण अब कंटिन्यू रोज रहेंगे। और इसमें जो इनके जिला स्तरीय अधिकारी हैं जो भी काम कर रहे हैं, भले वो एनएच के हो, जल संस्थान हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, जिनका भी कार्य है तो उनके अधिकारियों को मौके पे ब्रीफ किया गया है और सेक्टर्स में बना के उसमें पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट जो हैं उनके साथ उनको लाइसेंस कराया गया है कि समय से काम पूरे हो सकें। 30 तारीख से क्षणों मार्च शुरू हो रहा है तो हमारा प्रयास है कि 20 तारीख तक हमारी तैयारियाँ पूरी हो जाएँ और जिससे कि हम इसमें पूरी तरह गियर अप रहें। जो टारगेट्स दिए गए उसी क्रम में 25 जुलाई तक सभी कार्य हमारे पूर्ण होने हैं। आज एनएच के कार्यों का और साथ ही पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, जल संस्थान, इन सभी के कार्यों का निरीक्षण किया गया। कुछ जगहों पर कार्य भी शेष है, वहाँ पर डिपार्टमेंटल अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि समय रहते फोन कर लें और जो अधिकारी इसमें लगे हैं सभी को फील्ड पर रहने के लिए डायरेक्शन दिए गए। कावड़ श्रद्धालु जो भी है सभी आ रहे हैं यहाँ पर, तो सभी का स्वागत है और जिला प्रशासन पूरी तत्परता से उनके लिए कार्य कर रहा है।
और नैनीताल जिले में बढ़ते सड़क हादसों और 3 पानी फ्लाईओवर पर 4 युवकों की मौके पर ही आपको बता दें मौत के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं और जल्द होने वाली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में एनएचएआई, ट्रैफिक पुलिस और संबंधित विभाग दुर्घटना संभावित स्थलों का तकनीकी विश्लेषण करेंगे। वहीं 3 पानी फ्लाईओवर हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जांच अधिकारी को दुर्घटना के कारणों का पड़ताल कर 21 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने और भविष्य के लिए सुरक्षा उपाय सुझाने के निर्देश दिए गए हैं। तो बढ़ते हादसों पर डीएम अब सख्ती होते हुए नजर आ रहे हैं। बाईपास सुरक्षा व्यवस्था की भी जिसके बाद समीक्षा होगी। 3 पानी हादसे की मजिस्ट्रियल जांच लगातार जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। देवभूमि उत्तराखंड आज सेवा, सुशासन और समर्पण के संकल्प के साथ विकसित भारत के निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए मानक स्थापित किए हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के साथ सशक्त भू कानून, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून तथा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जैसे ऐतिहासिक निर्णयों ने पारदर्शी और जवाबदेह शासन को नई दिशा दी है। वहीं G20 सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और 38वें राष्ट्रीय खेलों जैसे सफल आयोजनों ने उत्तराखंड को वैश्विक पहचान दिलाई है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे, वंदे भारत ट्रेनें, विस्तारित हवाई सेवाएं तथा जल और ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं आधुनिक उत्तराखंड की मजबूत आधारशिला बन रही हैं। 3.56 लाख करोड़ के निवेश समझौते, निवेशक हितैषी नीतियां, बढ़ते उद्योग, MSME और स्टार्टअप इकोसिस्टम उत्तराखंड को निवेश और रोजगार का सशक्त केंद्र बना रहे हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित विभिन्न योजनाएं और पहले महिलाओं को आत्मनिर्भरता, सम्मान और नए अवसर प्रदान कर रही हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अटल आयुष्मान योजना, किच्छा एम्स सैटेलाइट सेंटर, हेली एम्बुलेंस सेवा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्मार्ट कक्षाओं जैसी पहले स्वस्थ, शिक्षित और सक्षम उत्तराखंड के निर्माण को गति दे रही हैं। मिलेट्स नीति, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट योजना और हाउस ऑफ हिमालयाज जैसी पहले स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दे रही हैं। जन विश्वास से जन भागीदारी तक, सुशासन से समृद्धि तक, विकसित भारत की ओर अग्रसर विकसित उत्तराखंड। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। एक ही जगह। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग
कौन दिखाएगा जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में प्रस्तुत करता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। मोदी कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे होगी। बैठक के प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। आज होना युवाओं को मिलेगा सम्मान, सीएम योगी करेंगे सम्मानित। आईटीआई से सफल युवाओं को किया जाएगा पुरस्कृत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, आज एसआईटी सौंपे की रिपोर्ट, कई बड़े खुलासों की उम्मीद। आज चमोली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गोपेश्वर में जनता से करेंगे सीधा संवाद, विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा। प्रशासन ने तैयारियां की तेज। देश भर में बढ़ी मानसून की रफ्तार, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। दिल्ली समेत 21 राज्यों में तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वप्ना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और अयोध्या से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, जहां आज एसआईटी सरकार को सौंप सकती है रिपोर्ट। एसआईटी आज फाइनल रिपोर्ट पेश कर सकती है। जांच में नए खुलासे और कुछ अतिरिक्त नामों की भी संभावना जताई जा रही है। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी को दिया गया था अतिरिक्त समय, जिसके बाद आज कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज एसआईटी सरकार को सौंप सकती है रिपोर्ट। एसआईटी आज फाइनल रिपोर्ट पेश कर सकती है। तो चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी को दिया गया था अतिरिक्त समय, जिसके बाद आज बड़े खुलासे हो सकते हैं। एसआईटी आज अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। मामले में एसआईटी को दिया गया था अतिरिक्त समय। ये बड़ी और अहम जानकारी। अयोध्या से बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज एसआईटी सरकार को सौंप सकती है रिपोर्ट। ये बड़ी अहम जानकारी। फाइनल रिपोर्ट पेश कर सकती है एसआईटी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या के राम मंदिर में
हुए चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए गठित जांच एसआईटी आज अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है। जांच के दौरान 30 बैंक खाते सीज किए गए हैं और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी और मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जांच की स्थिति रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद आज कई बड़े और अहम खुलासे हो सकते हैं, जिसकी सभी की नजर आज एसआईटी रिपोर्ट पर टिकी हुई है। कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ बड़ा खुलासा होता है, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट आज सौंप सकती है। 1 महीने से अधिक समय पहले गठित 3 सदस्यीय एसआईटी को पहले जांच पूरी करने के लिए समय सीमा दिया गया था और अब इसकी देखिए अवधि 15 दिन के लिए बढ़ाई गई थी, जो 15 जुलाई यानी कि आज समाप्त हो रही है। और ऐसे में सूत्रों के मुताबिक एसआईटी अयोध्या दान चोरी मामले में अपनी अंतिम रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंप सकती है। हालांकि यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या जांच दल रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ और समय मांगता है या तय समय सीमा के भीतर अपनी जांच पूरी कर देता है और रिपोर्ट में चोरी के लिए जिम्मेदारों की पहचान कर जवाबदेही भी तय की जा सकती है। इसके अलावा मंदिर के डोनेशन मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम में बड़े बदलाव की भी पेशकश की जा सकती है, सिफारिश की जा सकती है। तो एसआईटी ने पहले ही कहा है कि जांच के दौरान वित्तीय रिकॉर्ड, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, दस्तावेजी रिकॉर्ड, इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज, गवाहों और आरोपियों के बयान सहित सभी अहम पहलुओं की जांच की गई है। अंतिम रिपोर्ट पूरी तस्वीर सामने रखेगी। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां ट्रस्ट में खाली पदों पर नियुक्ति और ऐसे में एसआईटी आज फाइनल रिपोर्ट पेश कर सकती है। 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई थी और इस बैठक की क्या कुछ एजेंडा है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। गिनती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना ये एजेंडा है, इस ट्रस्ट की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना और इसके साथ ही साथ नए गणना कर्मियों की भर्ती भी इस ट्रस्ट का एजेंडा है और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना भी एजेंडे में शामिल होता है। बैंक के साथ नई एसओपी भी तैयार करना और ट्रस्ट में खाली पदों पर नियुक्ति करना और इसके साथ ही ट्रस्ट की समितियों का पुनर्गठन करना, ये इस ट्रस्ट की एजेंडा है। गिनती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, लेकिन इनमें से तमाम नियमों के पालन नहीं किए गए, जिसके बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी आज अपना अंतिम रिपोर्ट पेश करेगी। हालांकि 15 दिन का और समय मांगा गया था और अतिरिक्त समय मांगने के बाद देखना होगा कि क्या कुछ कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां जांच में नए और बड़े खुलासे हो सकते हैं। कई ऐसे नाम जिन पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है, उन नामों का आज खुलासा हो सकता है। सभी की नज़र एसआईटी की इस रिपोर्ट पर टिकी हुई है कि आखिर एसआईटी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, देखिए आज एसआईटी अपनी रिपोर्ट देने वाली है, क्या लगता है कौन से वो नाम है जो आज इस रिपोर्ट के जरिए एक तरह से कहे तो मुहर लग जाएगी? क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं? सपना, आज अंतिम तारीख है एसआईटी रिपोर्ट पेश करने की। पहले एसआईटी की रिपोर्ट फाइनल पेश करने की अलग टाइमिंग थी, लेकिन फिर 12 दिन बढ़ा दी गई थी और आज रिपोर्ट पेश करने का अंतिम दिन है। अब देखना ये होगा कि आज रिपोर्ट पेश होती है, कितने बजे पेश होगी, क्योंकि इससे पहले प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंपी जा चुकी है और अब ये फाइनल रिपोर्ट इसलिए भी खास है क्योंकि इसी से राम मंदिर चंदा चोरी मामले के जितने भी फैसले हैं सब जुड़े हुए हैं, चाहे सरकार का एक्शन हो, चाहे हाई कोर्ट का और चाहे सुप्रीम कोर्ट का। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को नोटिस दिया, सरकार को नोटिस दिया और
केंद्र सरकार को भी नोटिस दिया। ऐसे में एसआईटी की रिपोर्ट की प्रक्रिया पर भी सवाल पूछा था कि आखिर रिपोर्ट कहां तक पहुंची है, जांच कहां तक पहुंची है। और अब आज अंतिम दिन है, देखना होगा कि आज जो रिपोर्ट पेश होती है तो रिपोर्ट कितने पन्नों की पेश होती है, उसमें क्या क्या स्पेशल रहता है, क्या क्या अपडेट रहता है। और रिपोर्ट पेश होने के बाद सबसे अहम हो जाएगा कि जो जो आरोपी हैं उन पर क्या क्या कड़ी कार्रवाई होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन से कह दिया था कि जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जो मामला है वो आस्था का है, वो राम मंदिर का है। बिल्कुल रमन, क्या लगता है क्या जांच में कथित तौर पर किसी बड़े नेटवर्क की भी नाम सामने आ सकते हैं? क्या कोई बड़े एक तरह से कहें तो लोगों की भूमिका भी इसमें मिल सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ, पूछताछ के बाद उनके निशानदेही पर, उनके बयान पर बहुत लोगों से हुई, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बड़ा नाम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हालांकि सवाल कई बड़े नामों पर रहे। चंपत राय जो कि महासचिव रहे, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, और यहाँ तक कि सीसीटीवी की निगरानी जो करते थे अर्जुन देव पूरे अयोध्या की, उन पर भी सवाल खड़े हुए। और ऐसे तमाम लोग हैं जिन पर सवाल खड़े हुए। चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी हुआ, गोपाल राव पर बैन लगा, ट्रस्ट पर में सीओ की व्यवस्था बनी। अब चर्चा चल रही है कि पंडित भी बदले जा सकते हैं, वहां पर जो नोट गिनने वाले हैं, जो काउंटिंग करने वाले हैं, उनकी भी एक नई टीम बनेगी। जो बैंक में व्यवस्था पैसा पहुंचाते हैं उस पर भी स्पेशल निगरानी रखी जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि जो नाम अब एसआईटी रिपोर्ट में किसका नाम आता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाम कोई चर्चा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अंततः जो दोष की सुई है अभी तक वो उन्हीं 8 आरोपियों पर घूम रही थी। लेकिन अब इसमें क्या कोई बड़ा किरदार भी सामने आया है? क्या उन लोगों का कोई मास्टरमाइंड था? क्या उन लोगों का कोई बॉस था? क्या कोई बिग बॉस था? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब अगर एसआईटी आज रिपोर्ट पेश करती है तो उसमें मिल सकता है। और एसआईटी रिपोर्ट के बाद में ही सुप्रीम कोर्ट, जिसकी 20 जुलाई मामले में सुनवाई है, वो तय करेगा कि एसआईटी रिपोर्ट से दूध का दूध पानी का पानी हो गया है या फिर सीबीआई जैसी एजेंसी से भी जांच कराना जरूरी है। बिल्कुल रमन, शासन को रिपोर्ट पेश करने के बाद क्या कुछ आगे की कार्रवाई हो सकती है? क्या ऐसे में गिरफ्तारियां भी संभव हैं? बिल्कुल, गिरफ्तारी पहले आरोपियों की हुई है, लेकिन अब आरोपियों के बयान के आधार पर कुछ लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। अगर ऐसा नाम आता है, बुलडोजर एक्शन हो सकता है, कुर्की हो सकती है, सजा हो सकती है। वो लोग आजीवन राम मंदिर के अगल बगल परिसर से भी बैन किए जा सकते हैं। ये तमाम कार्रवाइयां हैं जो सरकार और ट्रस्ट मिलकर कर सकते हैं। और जो भी क्योंकि चोरी का ही मामला और भ्रष्टाचार का मामला है, लेकिन ये मामला बड़ा हो जाता है जब आस्था का विषय है। तो ऐसे में सजा कितनी कड़ी होगी ये तो सरकार तय करेगी और कोर्ट तय करेगा। बिल्कुल, सरकार तय करेगी और कोर्ट तय करेगा। सबकी नजर एसआईटी रिपोर्ट पर ही टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां आज आरोपी रमाशंकर मिश्रा से पूछताछ होगी। आज पुलिस कस्टडी में 14 घंटे होगी पूछताछ। सुभाष श्रीवास्तव से भी पूछताछ होगी। दोनों आरोपी पुलिस रिमांड पर है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर, जहां आज आरोपी रमाशंकर मिश्रा से पूछताछ होगी। ये बड़ी जानकारी, आज पुलिस कस्टडी में 14 घंटे पूछताछ होगी। इस बीच आपको बता दें, सुभाष श्रीवास्तव से भी पूछताछ होगी। दोनों ही आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं। कई महत्वपूर्ण विषयों पर पुलिस आज पूछताछ करेगी। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से संबंधित ये बड़ी खबर, जहां आज आरोपी रमाशंकर मिश्रा से पूछताछ होगी। आज पुलिस कस्टडी में 14 घंटे पूछताछ होगी। इसके साथ ही दोनों आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं।
तो बेहद अहम खबर, जहां सुभाष श्रीवास्तव से भी पूछताछ की जा सकती है। तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अदालत ने 2 आरोपियों रमाशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसके बाद अब आपको बता दें कि आज 14 घंटे पूछताछ की जाएगी। पुलिस टीम द्वारा दोनों आरोपियों को हिरासत में लेने की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू हो गई थी और इस दौरान पुलिस कई बड़े सवाल पूछ सकती है। और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि इनसे पहले पुलिस अन्य आरोपियों से भी अलग अलग रिमांड में पूछताछ कर चुकी है। एसआईटी जांच में लगभग 70 संदेहास्पद चोरी की घटनाओं और प्रोसेस लैब्स का खुलासा हुआ है। और एक और बड़ी खबर, जो लखनऊ में एलजीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। होटल रेनेसा में साइट सेटबैक का अवैध निर्माण सील, ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां लखनऊ में एलजीए का बड़ा एक्शन, होटल रेनेसा में साइट सेटबैक का अवैध निर्माण सील, अवैध बेसमेंट पे भी एलजीए की कार्रवाई तय। होटल प्रबंधन को 24 घंटे की मोहलत, 24 घंटे के बाद फिर बेसमेंट होगा सील। बीकेटी में 5 अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, एलजीए का अभियान लगातार जारी है। कि बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। होटल प्रबंधन को 24 घंटे की मोहलत दी गई है। 24 घंटे के बाद फिर बेसमेंट सील होगा। तो बेहद अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, एलजीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। होटल रेनेसा में अवैध निर्माण सील किए गए हैं। एलडीए द्वारा ये सीलिंग की कार्रवाई की गई है। अवैध बेसमेंट पर एलजीए ने ये बड़ी और अहम कार्रवाई की है, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। तो गोमती नगर के होटल रेनेसा में साइड सेटबैक में अवैध तरीके से निर्मित किए गए स्टोर को एलजीए ने सील कर दिया है। इसके अलावा बीकेटी क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान चलाया गया। यहां लगभग 20 बीघा क्षेत्रफल में भी जा रही 5 अवैध प्लॉटिंगों पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शहर में होटल, बैंक्वेट हॉल, कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल समेत अन्य बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच के आदेश दिए थे, जिसके अनुपालन में एलडीए व अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने शहर में अभियान चलाकर विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था। और इसी क्रम में गोमती नगर स्थित होटल रेनेसा में भी जांच की गई थी, जहां गंभीर अनियमितताएं पाई गई थी। तो बड़ी अहम जानकारी, जहां प्रवर्तन जोन 1 जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि होटल रेनेसा को लीज पर आवंटित की गई है और ग्रीन बेल्ट की जमीन के नीचे एक भाग में अवैध रूप से बेसमेंट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा साइट सेटबैक में अवैध रूप से स्टोर का भी निर्माण पाया गया। और रमन मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, देखिए, होटल रेनेसा में ये बड़ी कार्रवाई हुई है, अब तक क्या कुछ तस्वीर वहां देखने को मिली है? बिल्कुल, इस तरीके से अग्निकांड के बाद में कार्रवाई हो रही है एलडीए की। उससे पहले लोग होटल के बेसमेंट को सील किया गया था, क्योंकि वहां पर देखिए शॉप चल रही थी पार्किंग को छोड़ के। अब होटल रेनेसा जो कि बड़ा होटल है, 5 स्टार है, उसके साइड सेटबैक भी अवैध जो स्टोर बना हुआ था उसे सील किया गया है। और इसके लिए एलडीए जो ओबीसी है प्रथमेश कुमार, उन्हें प्रवर्तन जोन 1 की टीम को कार्रवाई पर लगाया था, उसी ने कार्रवाई की है। वहीं पर बीकेटी में 20 बीघा क्षेत्र, 20 बीघे में जो अवैध प्लाटिंग चल रही थी, उस पर भी बुलडोजर, यानी लगातार होटल हो या प्लाट हो, सब पर कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें, रेनेसा में कार्रवाई का मतलब एक बड़ा संकेत है कि अगर रेनेसा जैसे होटल पर कार्रवाई हो सकती है तो एलडीए यानी एक्शन मोड है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि स्टोर सील करके, बेसमेंट बंद करके बड़ी कार्रवाई, इससे बड़े होटल को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो लगातार जो नियमों की है वो धज्जियां उड़ाते हैं।
ऐसे में अब बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि एलडीए अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है, अब कार्रवाई किस स्तर की कर रहा है ये अलग सवाल है। आपको बता दें कि तमाम शहर, बैंकेट हॉल, कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल, बहुमंजिला इमारतें जो हैं उनमें जांच हो रही है और जो भी गलत पाया जा रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। उसी के जो तर्ज पर है रनेसा में भी जांच हुई और जब वहां पर एक अवैध स्टोर पाया गया उसको सील किया गया। बिल्कुल, ये बड़ा एक्शन किया गया है जहां सीलिंग की कार्रवाई की गई। क्या लगता है रमन, सीलिंग के बाद क्या ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई होगी? अब देखना होगा क्योंकि कार्रवाई तो लगातार चल रही है, लेकिन कार्रवाई कुछ दिन तक रहती है, उसके बाद में कोर्ट इन्वॉल्व होता है और कुछ लोगों की जो सीलिंग है वो तो जो होती है वो खुल जाती है। और खुद एलडीए भी बहुत सारे ऐसे पैमाने हैं कि बाद में उन लोगों को छूट दे देता है। और जिस तरीके से आप तस्वीरें एलडीए ने जो सील किया रेनेसा का स्टोर का देख सकते हैं, किनारे ये बना हुआ था। हालांकि वो हो सकता है कि रास्ते में बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि अब एलडीए क्या कुछ आगे कार्रवाई करता है। आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, कमला नगर में दबंगई का एक बड़ा मामला सामने आया है। दबंगों ने मामा और भांजी पर घर के बाहर हमला किया है। लाठी डंडों से दोनों की बेरहमी से मारपीट की गई और पीड़ित पक्ष ने पहले भी मारपीट का आरोप लगाया था। दबंगों पर युवती ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आगरा से ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दबंगों ने मामा और भांजी पर घर के बाहर हमला किया था। लाठी डंडों से दोनों की बेरहमी से पिटाई की गई थी। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि बड़ी खबर आगरा में कमला नगर में दबंगई का मामला सामने आया। दबंगों ने मामा और भांजी पर घर के बाहर हमला किया। लाठी डंडों से दोनों की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित पक्ष ने पहले भी मारपीट का आरोप लगाया है। दबंगों पर युवती ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो आगरा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां दबंगों का लगातार दबंगई देखने को मिल रहा है। और आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र के बल्केश्वर राजवाड़ा इलाके में दबंगों द्वारा मामा भांजी की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपियों ने उनके घर के बाहर लाठी डंडों से हमला किया और बचाव में आई युवतियों से अभद्रता की गई है। और इस बीच पीड़िता का आरोप है कि दबंगों ने पहले भी उनके साथ मारपीट की और छेड़छाड़ का विरोध करने पर ही इन दबंगों ने योजनाबद्ध तरीके से मामा भांजी पर जानलेवा हमला किया है। और देखिए सीसीटीवी कैमरा भी सामने आया, कितनी बेरहमी से इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने वायरल वीडियो और परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों की पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो बेहद अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां घटना से इस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो बड़ी अहम जानकारी आगरा के थाना कमला नगर के क्षेत्र के बल्केश्वर राजवाड़ा इलाके में दबंगों द्वारा मामा भांजी की बेरहमी से पिटाई का ये बड़ा मामला सामने आया है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपियों ने उनके घर से बाहर लाठी डंडों से हमला कर दिया और बचाव में आई युवतियों से अभद्रता की गई। और सीसीटीवी कैमरे के जरिए अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है पीड़िता का ये बड़ा आरोप है कि दबंगों ने पहले भी उनके साथ मारपीट की, यानी ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया गया है। बेरहमी से देखिए किस तरह से पिटाई की जा रही है। कमला नगर की तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। दबंगई यहाँ तक देखिए किस तरह से इस कदर हावी हो गया कि डंडों की बरसात करने लगी। लाठी डंडों से दोनों की बेरहमी से पिटाई की गई। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है
पुलिस ने वायरल वीडियो और परिजनों के तहरीर पर आरोपियों की पहचान कर सख्त कानूनी व जांच शुरू कर दी है। तो बेहद अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। और नोएडा पुलिस ने ऑटो में सवारी बैठाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बाल आबकारी को अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन, नकदी, वारदात में इस्तेमाल ऑटो और एक अवैध चाकू बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और अब गिरोह की अन्य वारदातों की भी जांच की जा रही है। तो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, एक बाल आबकारी भी पकड़ा गया है, जहां मोबाइल को लूटने का काम करते थे और चोरी का ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां नोएडा पुलिस ने ऑटो में सवारी बैठाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। इस पे काम करते हुए लोकल इंटेलिजेंस और मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 13/14 जुलाई की रात में थाना तिरसठ पुलिस को सूचना मिलती है कि इस घटना को कारित करने वाले अभियुक्त B1 चौराहे के पास चौकी शिजासी थाना तिरसठ पर आने वाले हैं। इस सूचना पर उनकी घेराबंदी की जाती है। घेराबंदी के उपरांत उनको गिरफ्तार किया जाता है। इनमें जब पाया जाता है तो जो 3 लोग थे उनमें एक बाल अपचारी था और जो 2 युवक थे उनके क्रमशः नाम दानिश और चंदन थे। और इनका जब आपराधिक इतिहास देखा जाता है तो चंदन का हमें अच्छा खासा आपराधिक इतिहास मिला, जिनमें ये गाजियाबाद जनपद से गैंगस्टर भी रहा है। और इसके साथ साथ इन लोगों की क्रमशः ये लोग चाय की दुकान पे और पेंट की दुकान पे काम करते थे, जिनमें दानिश का ऑटो था। इसी ऑटो में ये लोगों को बैठाकर लूटपाट का काम करते थे। इनको हिरासत में लेते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई। और वहीं पीलीभीत के राजकीय मेडिकल कॉलेज में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पैरामेडिकल के एक छात्र ने अपनी सहपाठी छात्रा पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल छात्रा को इलाज के लिए बरेली रेफर किया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को छात्र को हिरासत में लेकर राउत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और बताया जा रहा है कि एक सिटी स्कैन कक्ष में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। आरोप है कि छात्र ने चाकू निकालकर छात्रा पर कई बार वार किए। बीच बचाव करने पहुंची एक स्टाफ कर्मी भी मामूली रूप से घायल हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।